हेलो फ्रेंड्स, गणित की कक्षा में हम आज बहुपद या पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पूर्व में पढ़ा है कि एक बीजीय व्यंजक चर व अचर राशियों के समागम से बनता है। अर्थात एक बीजीय व्यंजक में कुछ राशियां चर होती हैं व कुछ अचर। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में x+3 एक व्यंजक लिखा है, जिसमें x एक चर राशि है व 3 एक अचर राशि है। साथ ही साथ हमने पूर्व में बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या व बीजीय व्यंजक की घात के विषय में भी पढ़ा है। आइए हम उसे भी थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। एक बीजीय व्यंजक में प्लस व माइनस के चिन्ह उस बीजीय व्यंजक के पदों की संख्या को निर्धारित करते हैं, क्योंकि एक बीजीय व्यंजक में प्लस व माइनस के चिन्ह उस व्यंजक के पदों को अलग अलग करते हैं। साथ ही साथ एक बीजीय व्यंजक में चर राशि की अधिकतम घात उस बीजीय व्यंजक की घात अथवा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। आइए हम इसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण लेते हैं तथा ज्ञात करते हैं कि इनमें कितने पद हैं व उन बीजीय व्यंजकों की घात कितनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बीजीय व्यंजक में प्लस व माइनस के चिन्ह उसके पदों को अलग अलग करते हैं। तो अगर मैं उदाहरण के रूप में देखूं, मेरा पहला व्यंजक जो कि है 3x, इसके अंदर कोई भी प्लस व माइनस का चिन्ह नहीं है तथा इसके अंदर चर राशि x की अधिकतम घात 1 है। अर्थात यह मेरा एक पद व एक घात का बीजीय व्यंजक हुआ। अब अगर मैं दूसरा उदाहरण देखूं जो कि है 3x+5, तो इसमें एक प्लस का चिन्ह है जो कि मेरे व्यंजक के पदों को अलग अलग कर रहा है, जो कि है 3x व 5। अर्थात यह व्यंजक दो पदों का व्यंजक है तथा पुनः इसके अंदर चर राशि x की अधिकतम घात 1 है। अर्थात इस व्यंजक की घात 1 है। तीसरे उदाहरण में 3x² + 5x + 6, इसके अंदर मेरे पास में दो प्लस के चिन्ह हैं जो कि मेरे व्यंजक के पदों को तीन अलग अलग भागों में बांट रहे हैं, जो कि है 3x², 5x व 6। अर्थात यह व्यंजक तीन पदों का बीजीय व्यंजक है तथा इसके अंदर चर राशि x की अधिकतम घात 2 है। अर्थात यह 2 की घात का बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार से मेरे चौथे उदाहरण में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर प्लस के तीन चिन्ह आए हैं जो कि इस बीजीय व्यंजक को चार अलग अलग पदों में विभाजित कर रहे हैं, जो कि हैं 3x⁵, 4x³, 7x और 1। अर्थात यह मेरा चार पदों वाला बीजीय व्यंजक हुआ तथा इसके अंदर चर राशि x की अधिकतम घात 5 है। अर्थात यह 5 की घात का बीजीय व्यंजक हुआ। मेरा अंतिम उदाहरण है 3x⁴। हम देख सकते हैं कि इसमें प्लस या माइनस का कोई भी चिन्ह नहीं है। अर्थात ये 3x4 अपने आप में केवल एक ही पद है। अर्थात 3x⁴ एक पद का बीजीय व्यंजक है तथा इसमें चर राशि x का अधिकतम घात 4 है। अर्थात इस बीजीय व्यंजक की घात 4 हुई। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या व उस बीजीय व्यंजक की घात का निर्धारण करते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो बीजगणित व बीजीय व्यंजक तथा बीजीय व्यंजक व सर्वसमीकाएं भी देख सकते हैं। उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बीजगणित में हम एक से अधिक पद वाले व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। हम इस अध्याय में इन्हीं बहुपदों के विषय में पढ़ेंगे। अगर हम एक चर का एक बहुपद लें, जैसे x चर का मैंने एक उदाहरण के रूप में बहुपद लिया 3x² + 5x + 6, तो बीजगणित में मैं इसे अंग्रेजी के शब्दों में P(x), Q(x) या R(x) के रूप में प्रदर्शित कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसी प्रकार एक चर x का एक बहुपद लिया 2x² - 8, जिसे कि मैंने px से प्रदर्शित किया। अब अगर मैं यहाँ पर x को 1 से प्रतिस्थापित करूं तो px को हम लिखेंगे p(1) और इस व्यंजक में हम x को 1 से प्रतिस्थापित कर देंगे। अगर हम इसको सरल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 2 - 8
जो कि बराबर हो जाएगा -6 के। तो इस प्रकार से इस px व्यंजक में जब मैंने x को 1 से प्रतिस्थापित किया तो p1 का मान -6 आया। आइए अब मैं इस बार x को 2 से प्रतिस्थापित करता हूँ। तो इसे मैं प्रदर्शित करूँगा p2 से और ये व्यंजक रूप ले लेगा 2 की पावर 2 -8, जिसको सरल करने पे हमें प्राप्त होगा 8 - 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से जब मैंने इस px व्यंजक में x का मान 2 रखा तो इस व्यंजक px का मान 0 के बराबर हो गया। इस प्रकार से अगर किसी व्यंजक px में x के किसी मान के लिए उस व्यंजक का मान 0 हो जाए तो x का वह मान उस व्यंजक का शून्यक कहलाता है। जिस प्रकार से कि यहाँ पर 2x² - 8 इस व्यंजक का शून्यक x = 2 है। इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर मुझे कोई व्यंजक px दिया गया हो और अगर मैं x को एक अचर राशि c से प्रतिस्थापित करूं और ऐसा करने पर अगर मेरे व्यंजक का मान अर्थात p(c) 0 के बराबर हो जाएगा तो मैं x = c को इस व्यंजक px का शून्यक कहूँगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी बहुपद व्यंजक का शून्यक ज्ञात करने के लिए मुझे उस बहुपद व्यंजक को समीकरण के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है तथा उस व्यंजक px को 0 से समीकृत करना होता है। जैसे कि इस दिए गए उदाहरण व्यंजक को अगर मैं 0 से समीकृत करूं तो मेरा समीकरण बन जाएगा 2x² - 8 = 0। और अगर मैं इस समीकरण को हल करूंगा तो मुझे जो उत्तर प्राप्त होगा x का वह इस समीकरण का शून्यक होगा। आइए हम अंकगणित में भाग देने की प्रक्रिया को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर 169 को 9 से भाग दिया। मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 18 भागफल आया, वह 7 शेषफल रहा। यहाँ पर हम 9 को भाजक, 169 को भाज्य, 7 को शेषफल व 18 को भागफल कहते हैं। अगर हम इसे एक सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि 169 बराबर होगा 18 गुणा 9 प्लस 7 के बराबर। इसे अगर मैं एक सूत्र के रूप में लिखना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैंने भाज्य 169 का 9 में भाग तब तक दिया जब तक कि मेरा शेषफल भाजक 9 से कम ना रह गया हो। तो यही नियम हमारा बीजगणित में भी लागू होता है। अर्थात अगर हम बीजगणित में भी दो बहुपद व्यंजकों को आपस में भाग दें तो उस भाग का उत्तर भी हमारे इस नियम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के सिद्धांत का पालन करता है। बीजगणित में भी भाग देने की प्रक्रिया अंकगणित के ही समान होती है। अर्थात जब हम एक बहुपद व्यंजक का दूसरे बहुपद व्यंजक के साथ भाग देते हैं तब हम भाज्य को तब तक भाजक से भाग देते रहते हैं जब तक कि शेषफल व्यंजक की घात हमारे भाजक की घात से कम ना रह जाए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम एक भाज्य व्यंजक का भाजक व्यंजक से तब तक भाग करते रहते हैं जब तक कि शेषफल व्यंजक में चर राशि की अधिकतम घात भाजक व्यंजक में चर राशि की अधिकतम घात से कम ना रह जाए। और उस परिस्थिति में भी हमारा बीजगणित में भाग करने की प्रक्रिया हमारे इस सूत्र भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल को संतुष्ट करती है। आइए हम इसे एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आइए हम यहाँ दो बीजीय व्यंजकों का परस्पर भाग देते हैं। बीजगणित में भाग करने की प्रक्रिया के अनुसार हमें भाज्य के पहले पद का भाजक के पहले पद के साथ में भाग देना होता है। अर्थात x4 का x² के साथ में भाग दिया, जो उत्तर आया x² वह हमारे भागफल का पहला पद हो जाएगा।
फिर इस भागफल के पहले पद को हम इस भाजक के दोनों पदों से गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा अर्थात x4 प्लस 3x² इसे घटा देंगे तथा बाकी पद को नीचे उतार लेंगे। अब इस शेषफल को नए भाज्य के रूप में लेते हुए इसके पहले पद को पुनः भाजक के पहले पद से भाग देंगे अर्थात 2x² में हम x² का भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा 2 वह मेरे भागफल का दूसरा पद बन जाएगा। पुनः इस दूसरे पद को भाजक से गुणा कर लेंगे तथा इसको इससे घटा देंगे तो अब मुझे शेषफल प्राप्त होगा 5x + 5। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे शेषफल वाले व्यंजक 5x + 5 में चर राशि x की अधिकतम घात 1 है, जबकि मेरे भाजक व्यंजक x² + 3 में चर राशि की घात 2 है। अर्थात अब मेरे शेषफल व्यंजक की घात मेरे भाजक व्यंजक की घात से कम रह गई है, इसलिए मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। अब अगर मैं इस सूत्र को सिद्ध करना चाहूं कि वह अंकगणित के समान ही बीजगणित में भी लागू होता है या नहीं, तो मैं भाजक और भागफल का गुणा करूंगा अर्थात x² + 3 गुणा x² + 2 प्लस मेरा शेषफल होगा 5x + 5। अब अगर मैं इसे सरल करूं तो उत्तर प्राप्त होगा और इसमें मैं बीजगणित में योग के सिद्धांत को लागू करते हुए अगर समान पदों का आपस में योग करूं तो मुझे उत्तर प्राप्त होगा जो कि मेरे लिए गए भाज्य व्यंजक के बराबर है, यानी कि x4 + 5x² + 5x + 11। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा यह सूत्र अंकगणित के ही समान बीजगणित में भी भाग के ऊपर लागू होता है। यहाँ पर मैंने एक और उदाहरण लिया है बीजगणित में भाग देने का और मैंने उसी भाग देने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यहाँ पर यह उत्तर निकाला है। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस भाज्य व्यंजक को px से प्रदर्शित करता हूँ, भागफल व्यंजक को qx व्यंजक से व्यक्त करता हूँ और शेषफल व्यंजक को rx से प्रदर्शित करता हूँ। तो अगर मैं इस सूत्र का अनुसरण करूं तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा भाज्य अर्थात px बराबर हो जाएगा मेरे भाजक जो कि यहाँ पर है x - 2 गुणा भागफल यानी qx प्लस शेषफल अर्थात rx के बराबर। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर भाजक x - 2 में मैं 2 के स्थान पर कोई अन्य वास्तविक संख्या या एक अचर राशि a लेता हूँ, तो मैं इस सूत्र को एक अन्य रूप में लिख सकता हूँ px बराबर x - a जो कि एक वास्तविक या अचर राशि है गुणा qx प्लस rx। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा भाजक है x - a और मेरा शेषफल है rx। हम ये जानते हैं कि भाग करने की प्रक्रिया में शेषफल व्यंजक की घात सदैव भाजक की घात से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर भाजक की घात x - a 1 है क्योंकि a की अधिकतम घात 1 है, अर्थात मेरे rx शेषफल व्यंजक की घात इस भाजक की घात से कम होगी। अब क्योंकि भाजक की घात 1 है तो इसका अर्थ है कि मेरे शेषफल व्यंजक की घात 0 होगी, अर्थात यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात 0 होगा। इसका अर्थ है कि उस व्यंजक में कोई चर राशि नहीं होगी, वह केवल अचर राशि होगी। अर्थात मैं इसे लिख सकता हूँ x - a इंटू qx प्लस बड़ा R जो कि एक अचर राशि या वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें कोई भी चर राशि नहीं है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर एक व्यंजक px को हम अगर x - a से भाग देते हैं तो हम सूत्र के अनुसार लिख सकते हैं px = x - a
मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर, जहाँ पर कि मेरा पी एक्स एक भाज्य है, x माइनस ए भाजक पी एक्स उससे मिलने वाला भागफल तथा r मेरा शेषफल है। तथा हमने ये भी जाना कि r शेषफल एक अचर राशि है। तो आइए अब अगर मैं इस सूत्र में x को a जो कि एक वास्तविक संख्या या अचर राशि है उसे प्रतिस्थापित करता हूं, तो मेरा ये सूत्र क्या रूप ले लेता है। तब px बन जाएगा pa बराबर a माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर। अब क्योंकि a माइनस ए शून्य होता है तो यह पहला पद हो जाएगा शून्य प्लस आर, अर्थात पी ए बराबर आर, परंतु आर तो हमारा x माइनस ए से पी एक्स को भाग देने पर प्राप्त होने वाला शेषफल था। तो यही हमारा शेषफल प्रमेय है, जिसके अनुसार कि अगर पी एक्स एक या एक से अधिक की घात का एक चर का व्यंजक हो तथा अगर हम उसमें x माइनस ए का भाग दें तो हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वह पी ए के बराबर होता है। पी ए अर्थात उस व्यंजक पी एक्स में x को a से प्रतिस्थापित कर देने पर उस व्यंजक का जो मान होता है उसके बराबर होता है। अर्थात अगर हम एक व्यंजक पी एक्स लें जो कि x का एक या एक से अधिक की घात का बहुपद व्यंजक है तथा अगर हम उसे x माइनस ए से भाग दें तो हमें जो शेषफल प्राप्त होता है वह पी ए के बराबर होगा। पी ए अर्थात उस व्यंजक पी एक्स में x को a से प्रतिस्थापित कर देने पर उस व्यंजक का जो मान होता है उसके बराबर होता है। आइए हम इस सूत्र को एक बार पुनः गौर से देखते हैं। यहाँ पर पी एक्स व्यंजक को मैंने x माइनस ए व्यंजक से भाग दिया है तथा मुझे उत्तर में क्यू एक्स भागफल तथा r शेषफल प्राप्त हुआ है। अब अगर मैं यह कहूँ कि x माइनस ए पी एक्स व्यंजक का एक गुणनखंड है तो इसका अर्थ यह होना चाहिए कि x माइनस ए व्यंजक पी एक्स व्यंजक को पूर्णतः भाग दे देता है, अर्थात उसका शेषफल शून्य बचता है। इस सूत्र के अनुसार हमारा शेषफल r है, तो अगर x माइनस ए इस व्यंजक पी एक्स को पूर्णतः भाग दे देता है तो हमारा शेषफल अर्थात r का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। किंतु हमने शेषफल प्रमेय के अनुसार जाना है कि जब हम व्यंजक पी एक्स को x माइनस ए व्यंजक से भाग देते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होता है वह पी ए के बराबर होता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पी ए आर के बराबर होता है तथा x माइनस ए का पी एक्स का गुणनखंड होने के लिए परिस्थिति है कि r का मान शून्य के बराबर हो, अर्थात पी ए का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। यही हमारा गुणनखंड प्रमेय है जो यह कहता है कि अगर x माइनस ए व्यंजक में दिए गए व्यंजक पी एक्स का गुणनखंड है तो उस परिस्थिति में पी ए का मान शून्य होना चाहिए। तब मैं सूत्र को लिख सकता हूँ पी एक्स बराबर x माइनस ए इंटू क्यू एक्स, क्योंकि r यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इसी परिस्थिति को हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी दिए गए व्यंजक पी एक्स का मान x इक्वल्स टू a के रखने पर शून्य के बराबर हो जाता है, अर्थात पी ए का मान शून्य के बराबर है, या दूसरे शब्दों में x इक्वल्स टू a इस पी एक्स व्यंजक का शून्यक है, तो इसका अर्थ यह होता है कि x माइनस ए इस पी एक्स व्यंजक का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि अगर मैं x माइनस ए व्यंजक से पी एक्स को भाग देऊंगा तो जो मुझे शेषफल प्राप्त होगा वह पी ए के बराबर प्राप्त होगा तथा मैंने यहाँ पे पहले ही कहा है कि पी ए शून्य के बराबर है, अर्थात मेरा शेषफल शून्य के बराबर है। इसका अर्थ है कि मेरा व्यंजक x माइनस ए इस व्यंजक पी एक्स को पूर्णतः भाग करता है, अर्थात x माइनस ए इस व्यंजक पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में बहुपद के विषय में पढ़ा। हमने बीजीय व्यंजक में पद व उसकी घात की परिभाषा को वापस से दोहराया। साथ ही साथ हमने बीजगणित में भाग के नियम को समझा व उन नियम की सहायता से हमने शेषफल प्रमेय व गुणनखंड प्रमेय
को सत्यापित किया। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।